नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात लोकसभा चुनाव 2024 की ही। पंजाब टू महाराष्ट्र 24 में आखिर किसका राज, क्योंकि 2024 का सियासी अखाड़ा सच कर तैयार है। एक तरफ मोदी की अगुवाई में एनडीए जीत की ताल ठोक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ है विपक्षी गठबंधन इंडिया जो सत्ता में बदलाव का दावा कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी के 400 प्लस वाले दावे को करारा झटका लगा है, और वो भी पंजाब में, जहां पर अकाली और बीजेपी का गठबंधन नहीं हो पाया है। ऐसे में पंजाब की 13 लोकसभा सीटें जीतने का सपना देख रही बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल सामने खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में असली बनाम नकली की लड़ाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और माना यही जा रहा है कि शिवसेना के दोनों गुट कभी भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। यानी कि पंजाब टू महाराष्ट्र 2024 में किसका होगा राज, यह बड़ा सवाल है। नया भारत तब बनेगा जब इस दशक में नवा पंजाब बनेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही, वैसे वैसे देश का सियासी पारा हाई हो रहा है। एक तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी की लीडरशिप में एनडीए गठबंधन। दोनों ही दलों में जोड़ तोड़ की राजनीति चरम पर है। देश के पीएम लगातार 400 प्लस का नारा दे रहे हैं, लेकिन इस आंकड़े को पाना मुश्किल नजर आ रहा है। लगातार क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की कोशिश नाकाम हो रही। पहले उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजेडी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, तो वहीं अब पंजाब में भी बीजेपी के लिए एकला चलो रे वाला रास्ता ही बचा है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई, और साफ हो गया कि उड़ीसा की तरह ही पंजाब में भी बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बाकायदा इसकी पुष्टि की। सुनील जाखड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो जारी कर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए बीजेपी ने यह फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लोक सभा चोण कल्ले लड़न जा रही है। आ फैसला पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी के वर्करस की राय, लीडर साहिबान की वख-वख राय, उन्होंने सारे लैके उसके बाद पंजाब के भविख, पंजाब की जवानी, पंजाब की किसानी, पंजाब के व्यापारी, पंजाब के सनतकार, पंजाब के मजदूर, साडा पिछड़ा वर्ग, सारिਆਂ ਦੀ बेहतरी वास्ते, एक उज्जवल भविख वास्ते आ फैसला लिया। क्योंकि जो कम बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के रहनुमाई दे विच पंजाब वास्ते कीते ने, किसी तो लिया नहीं। उधर किसानों को लेकर भी जाखड़ ने मोदी सरकार के काम गिनवाए। कहा कि किसानों की फसलों का एक एक दाना पिछले 10 सालों में एमएसपी पर उठाया गया है। एक हफ्ते के अंदर किसानों के फसलों का भुगतान किया गया है। करतारपुर सिंह का कॉरिडोर भी पीएम मोदी के नेतृत्व में खोला गया। आगे भी पंजाब के सुनहरे भविष्य के लिए ये फैसला हमने किया है। उन्हें उम्मीद है कि पंजाब की जनता इस बार बीजेपी को भरपूर समर्थन देगी। किसानों के फसलों का एक एक दाना पिछले 10 साल चक्या गया एमएसपी ते जिहड़ी उन्होंने ओहदी भुगतान है हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने खात्यां दे विच पहुंची है। करतारपुर साहब का लांघा जिहदे वास्ते सदियों तो इत्थे लोग खुले दर्शन दीदारां की मांग करते सी, आ प्रधानमंत्री मोदी जी की बीजेपी सरकार नूं आ बख्शिश प्राप्त हुई है। ते अगे भी पंजाब का सुनहरा भविख आ मन के कि पंजाब की बेहतरी, पंजाब का सुरक्षित भविख ते पंजाब की सरहदी मजबूती, इत्थे अमन शांति नूं मजबूत रख के ही भारत अगे तरक्की कर सकता है। इस दे मद्देनजर आ फैसला लिया गया है। उधर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने साफ कहा कि उनकी पार्टी उसूलों की पार्टी, और जो किसानों के साथ होगा हम उसके साथ होंगे। वहीं उन्होंने साफ कहा कि हमने निश्चय कर लिया है कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। कौम की रक्षा, पंजाब की रक्षा, पंजाबियों की विच भाईचारक सांझ ते पंजाब विच अमन शांति वास्ते अकाली दल की जिम्मेवारी है। तो इस करके साडे वास्ते असूल है, साडे वास्ते जिहड़ा असीं कोर कमेटी ने बड़ा क्लीयर किया है। साडे असूल की है, साडे जिहड़ी बहुत मसले हैं पंजाब विच भाईचारक सांझ, अमन शांति, आ जिन्नियां दिल्ली दी पार्टियां, नैशनल पार्टियां, वो तो आप कल्ली वोट की राजनीति करदियां, असीं वोट की राजनीति वाले नहीं है। पंजाब के लोगों को लंबे समय से उम्मीद थी कि प्रदेश में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन होगा,
गठबंधन के कयासों के बीच शिरोमणि अकाली दल ने एमएसपी और बंदी सिखों जैसे कई शर्तें सामने रख दी, जिसके बाद दोनों पार्टियों में गठबंधन की राह मुश्किल नजर आने लगी और आखिरकार दोनों की राहें अलग हो गई। 2019 का लोकसभा चुनाव श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन वहीं पर 2020 और 21 में जब किसान आंदोलन चला और दोनों पार्टियों में आपसी टकराव भी बढ़ा और यही कारण था कि 2 दशक से भी जो पुराना इनका नाता था वो टूट गया और इसी के चलते ही 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 117 में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया और वहीं पर श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उधर बीजेपी के सहयोगी पार्टी आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने कहा कि बीजेपी अगर अकाली के साथ लड़ती तो उसे नुकसान हो सकता था। ऐसे में बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले का वो स्वागत करते हैं। जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तब अकाली दल ने मतलब एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया और वो मतलब कई सालों से कई दिनों से अलग है। तो बीजेपी का निर्णय सही है कि भाई पंजाब में बीजेपी अपने बलबूते पर वहां लड़ना चाहती है, क्योंकि अकाली दल को साथ में रहने से कुछ फायदा नहीं है। ऐसा सोचकर ऐसी रिपोर्ट लेकर उन्होंने जो निर्णय लिया है सही निर्णय है। ऐसा माना जा रहा था कि गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अकाली दल के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी ने राजनीति से ऊपर सिद्धांतों को रखकर सारा गुणागणित बिगाड़ दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी भाजपा अकाली के गठबंधन की राह देख रही थी। कांग्रेस का मानना था कि अगर शायद भाजपा का गठबंधन होता तो उसका मुकाबला गठबंधन के साथ होगा। अब गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। ऐसे में अब कांग्रेस का मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में लगातार अपनी स्थिति मजबूत करती जा रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव अलग से लड़ने के कारण उसका ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति मजबूत हुई है। पार्टी का संगठन भी अच्छा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी में जिस तरह से कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं उससे पार्टी लगातार जहां जहां कमजोर थी वहां मजबूत हो रही है। इसी कारण अकाली दल से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीटें मांगी थी और अकाली दल सीटें देने को तैयार नहीं था। गठबंधन न होने से पंजाब में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में सीटों के लिहाज से कांग्रेस मजबूत स्थिति में। ऐसे में बिना अकाली पंजाब फतेह करना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा होगा। आखिर गठबंधन न होने से बीजेपी को कितना नुकसान पहुंच सकता है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो देश की राजनीति में पंजाब का अहम रोल है, क्योंकि पंजाब उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी से ज्यादा मजबूत पोजीशन में है। ऐसे में अपने पुराने साथियों को साथ लाने के लिए बीजेपी ने बहुत जतन किए, लेकिन बात नहीं बन पाई। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हो गए। ऐसे में अकाली के साथ न जाने से बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, उन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की कमजोर पोजीशन की, क्योंकि पंजाब में बीजेपी कमजोर है। 13 लोकसभा की सीटों की बात करें तो बीजेपी पंजाब में बाकी राज्यों के मुकाबले बेहद कमजोर नजर आती है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो अकाली गठबंधन में थे, हालांकि दोनों ने मिलकर कुल 4 सीटें जीती थी 13 में से, जिसमें अकाली का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा रहा। वहीं अकाली के साथ न होने से बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि पार्टी का जनाधार पंजाब में फिलहाल कमजोर नजर आता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट वो ये कि ग्रामीण इलाकों में अकाली का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि पंजाब बीजेपी का शहरी इलाकों में मजबूत है बीजेपी, लेकिन गांवों में पार्टी कमजोर है। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी की स्थिति और ज्यादा कमजोर हुई है और अब पार्टी खुद को मजबूत करने की कोशिश में है। दूसरी तरफ अकाली दल के पास एक मजबूत ग्रामीण वोट बैंक है, लेकिन एक सांप्रदायिक पार्टी होने के कारण उसे शहरों में उतना समर्थन नहीं मिलता। ऐसे में दोनों पार्टियां अगर साथ आती तो शहरी और ग्रामीण ये वोट बैंक एक समीकरण बनाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। तीसरी अहम बात, किसान वोट बैंक का बड़ा हिस्सा अकाली
के साथ वहां पर नजर आ रहा है। खासकर पंजाब के किसान बीजेपी से बेहद खफा है किसान आंदोलन की बात से ही। वहीं अकाली ने किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी से अपना नाता तोड़ा, सरकार से भी अलग हो गए और इसके बाद एक छवि जो है किसानों के बीच अकालियों की अच्छी है। ऐसे में अगर अकाली बीजेपी के साथ गठबंधन में आते तो फिर बीजेपी के साथ किसानों का एक बड़ा वोट बैंक जुड़ सकता था। चौथा और अहम पॉइंट, वोटों के बंटने का दरअसल नुकसान होगा, फायदा जाहिर है दूसरे लोगों को जाएगा। इस बार 4 बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। आम आदमी पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी, भले ही वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी भी गठबंधन में नहीं है। लिहाजा चारों बड़ी पार्टियां 13 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि अकाली का बीएसपी के साथ गठबंधन है, लेकिन पंजाब में अकाली 4 बड़ी पार्टियों में आती है। ऐसे में इस बार जो वोट अकाली के साथ होने से बीजेपी को फायदा पहुंचाता, वो वोट बैंक इस बार बढ़ जाएगा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव में जा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए घाटे का सौदा ये साबित होता नजर आ रहा है। यानी पंजाब में अकाली का साथ ना होना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा है, लेकिन एकला चलो की राह पर बढ़ रही बीजेपी के पास पंजाब में गठबंधन के लिए अकाली के सिवा कोई विकल्प बचा ही नहीं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा 2024 में लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 सीटों में से बीजेपी अपने दम पर इस बार कितनी सीटें जीत पाती है। एक तरफ पंजाब में बीजेपी अकाली के रास्ते अलग हुए तो वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग का मसला हल होने के कगार पर पहुंच गया। इस बीच खबर मिली है कि शिवसेना यूपीटी जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में 17 से 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने भी अपनी पहली सूची तैयार कर ली है और कभी भी वो लिस्ट जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद ही देश भर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। सूबे के सभी दल लगभग चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुट, उद्धव गुट और शिंदे गुट ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं और मंगलवार या बुधवार तक दोनों गुटों की पहली सूची आ सकती है। शिवसेना पार्टी में हुई टूट के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है। इस चुनाव के नतीजे से यह पता चल जाएगा कि जनता की नजर में असली शिवसेना कौन सी है। शिवसेना पार्टी में हुई टूट के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है। इस चुनाव में यह भी पता चल जाएगा कि कौन से गुट की ताकत जनता के बीच कितनी है, जनता किसे असली शिवसेना मानती है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर इंडी गठबंधन में ज्यादा लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो मामला लगभग सुलझा दिया है और ये चुनाव महाराष्ट्र में असली शिवसेना या असली एनसीपी का नहीं है। महाराष्ट्र में ये चुनाव नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी है, जिसका फायदा शिवसेना शिंदे गुट को मिल सकता है। वही रामदास अठावले का कहना है कि उद्धव ठाकरे को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। साथ ही कहा कि चाहे उम्मीदवारों का ऐलान भी कर ले, लेकिन एक बात साफ है कि महाराष्ट्र में महायुति 45 सीट जीतेगी। उद्धव ठाकरे जी के लिए अच्छी बात नहीं है। उम्मीदवार उनको नहीं मिल रहे तो जीतेंगे कैसा, और जीतने का विषय नहीं है। वहां महाराष्ट्र में महायुति हमारी बहुत बड़ी स्ट्रांग है और महायुति 48 सीटों में से 45 सीटें जीतने का हमारा संकल्प है और इसीलिए सीटें जाहिर करो, कोई भी सीटें जाहिर करो, लेकिन वहां बहुत बड़ी सफलता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आरपीआई का जो गठबंधन है महायुति का, उसको ही उसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने जिन 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं, उनमें मुंबई की 4 सीटें शामिल हैं। माना जा रहा है कि मुंबई में उद्धव का पलड़ा भारी है और 4 सीटों पर वो और 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। आखिर जो संभावित लिस्ट है उनमें किस सीट से कौन चुनाव लड़ सकता है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। बात महाराष्ट्र की, क्योंकि देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र के पास है 48। चाहे महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, दोनों की गाड़ी अटकी नजर आ रही है और इसकी वजह है सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच। और इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक शिवसेना, शिंदे गुट और उद्धव गुट कभी भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकता है। दोनों दलों के लिए यह चुनाव बेहद अहम, क्योंकि इस चुनाव में यह साफ हो जाएगा कि दरअसल असली और नकली शिवसेना कौन है। तो सबसे पहले बात करेंगे शिंदे गुट की पहली संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट की। शिवसेना शिंदे गुट
कौन हो सकता है उम्मीदवार? सबसे पहले ठाणे प्रताप सरनाइक हो सकते हैं, कल्याण डोंबिवली से श्रीकांत शिंदे मौजूदा सांसद हैं, सीएम शिंदे के बेटे हैं, दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शिवाले और रामटेक से राजू पावरे। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो यवतमाल से संजय राठौर, मावल से श्रीरंग बारने, कोल्हापुर से संजय मांडलिक और ये हाथ कणगले धैर्य, ये देखें कोल्हापुर वाली। बुल्डाना से अगर हम बात करें तो प्रताप जाधव हैं, शिरडी से सदाशिव लोखंडे, शिंदे शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। उत्तर पूर्व मुंबई, अब मुंबई की सीटें, संजय दीना पाटिल, दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत हैं, दक्षिण मुंबई से अनिल देसाई हैं और उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर हैं। ये हम उद्धव आ गए, उद्धव गुट की बात करें क्योंकि अरविंद सावंत मौजूदा सांसद हैं और उद्धव ठाकरे के कट्टर समर्थक भी हैं। और यही वजह है कि जब शिवसेना दो फाड़ हुई और तमाम सांसद जब शिंदे के साथ नजर आए या केंद्र सरकार के साथ नजर आए, अरविंद सावंत मजबूती के साथ खड़े रहे उद्धव के। ठाणे में राजन विचारे, रायगढ़ से अनंत गीते, हिंगोली से नागेश आष्टीकर और शिरडी से भाऊ साहेब वाघचौरे, ये उम्मीदवार हो सकते हैं उद्धव गुट के। छत्रपति संभाजीनगर चंद्रकांत खैरे, बुल्डाना से नरेंद्र खेड़कर, यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख और उस्मानाबाद से ओमराजे निंबालकर। परभणी संजय उर्फ बंटू जाधव, नासिक से विजय करंजकर, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग विनायक राउत, मावल संजोग वाघेरे, ये उद्धव गुट के दरअसल उम्मीदवार हैं। सांगली लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस भी दावा कर रही है और यही वजह है कि अभी तक सीटों को लेकर समझौता सामने नहीं हो पाया है क्योंकि सीट बंटवारा इस सांगली सीट की वजह से भी यहां पर अटका हुआ है, लेकिन यहां से ये उम्मीदवार हो सकते हैं। अब इनमें से एक या दो सीट पर घोषणा नहीं भी हो सकती है। कई सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना दोनों का दावा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा 2024 में किसके चुने उम्मीदवार जीत का जश्न मनाएंगे और किसके उम्मीदवारों को निराशा हाथ लगेगी। वही माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में कई सीटें ऐसी हैं जिन पर एक से अधिक पार्टियों ने दावा किया है। ठाणे, रायगढ़, हिंगोली, सांगली समेत कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर सहमति नहीं बन सकी। लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग अब तक जारी नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में ठनी हुई है। दरअसल सांगली लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार वहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। इससे कांग्रेस खफा है। कांग्रेस का कहना है कि सांगली लोकसभा सीट पारंपरिक तरीके से ये कांग्रेस का गढ़ रही है और इस सीट से कांग्रेस ही लड़ेगी। उधर भिवंडी सीट पर कांग्रेस और एनसीपी में ठन चुकी है। एनसीपी कहती है कि इस सीट पर एनसीपी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, तो कांग्रेस का कहना है कि भिवंडी लोकसभा सीट पहले से ही कांग्रेस के हिस्से में आई है और यहाँ पर कांग्रेस ही अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। दरअसल महाविकास आघाड़ी में इन दोनों सीट को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी में सीटों का पेच सुलझता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ महायुति में टेंशन का मीटर अप है। माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में एनसीपी अजित गुट को 4 सीटें देना चाहता है, जिससे पार्टी नाराज बताई जा रही। बताया जाता है कि महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से एनसीपी अजित गुट की उपेक्षा हो रही है, उससे पार्टी के नेता खासे नाराज हैं। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महायुति में अजित गुट को 4 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से परभनी की सीट उनको महादेव जानकर को देनी है। इतना ही नहीं, जो महाराष्ट्र की नासिक की सीट है उसको लेकर भी मतभेद है। नासिक सीट पर छगन भुजबल चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, जबकि उस पर शिंदे गुट का दावा है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी दौड़ेगी या फिर महायुति 24 का मुकाबला जीतेगी, ये तो महाराष्ट्र की जनता को तय करना है। वहीं पंजाब में अकाली के बिना क्या बीजेपी 2019 के रिकॉर्ड को सुधार पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चंडीगढ़ से विशाल इंग्रीश, मुंबई से विनोद जगदाले, इंद्रजीत सिंह और अंकुश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।